हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉग इन एग्री। मेरा नाम है रोशन कुमार और आज का हमारा चैप्टर है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स। इससे पहले के 9 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा 10th चैप्टर है। इसके बाद बच जाएगा 5। उसके लिस्ट मैंने यहाँ लिख रखे हैं, एक एक करके हम सारे कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। प्लांट ब्रीडिंग के कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पहले हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर में वेरिएशन होना चाहिए। जैसे हमें कुछ टॉल प्लांट्स हैं हमारे पास, ठीक है, और कुछ ड्वार्फ प्लांट्स हैं। अब देखो, अगर हमें टॉल प्लांट्स को, इसमें हमें ड्वार्फनेस चाहिए तो हम इसको ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस करेंगे। ड्वार्फ प्लांट्स है, इसको इसमें हमें टॉलनेस चाहिए तो फिर टॉल के साथ हम क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कैरेक्टर में वेरिएशन होना चाहिए, तभी इंप्रूवमेंट हो सकता है कैरेक्टर में। मतलब अगर टॉलनेस है और हम मान लो डार्कनेस को इंप्रूवमेंट कंसीडर कर रहे हैं, तो हमें अगर वेरिएशन होगा हमारे पास तभी कैरेक्टर में इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो वेरिएशन इज मस्ट, वेरिएशन इन कैरेक्टर इज मस्ट फॉर प्लांट ब्रीडिंग। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। जो वेरिएशन इन कैरेक्टर है मे बी क्रिएटेड बाय हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन और पॉलीप्लॉइडी। हाइब्रिडाइजेशन से कैरेक्टर में वेरिएशन ला सकते हैं, म्यूटेशन से कैरेक्टर में चेंजेस आ सकते हैं, या फिर पॉलीप्लॉइडी से। पॉलीप्लॉइडी जैसे कि ह्यूमन बींग्स में 2n इज इक्वल टू क्या होता है 46। अब 2n के बदले 3n हो गया, 4n हो गया, इसको हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। तो पॉलीप्लॉइडी के वजह से भी कैरेक्टर में वेरिएशन आ सकता है। तो वेरिएशन इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट इन प्लांट ब्रीडिंग, है ना। सिंपल सी बात है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तभी तो हम कुछ जो हमें रिक्वायरमेंट होगा उसके लिए हम ब्रीडिंग करते हैं, है ना। दूसरा है हमारा सिलेक्शन। दूसरा बेसिक रिक्वायरमेंट है सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायरेबल प्लांट। फॉर एग्जाम्पल देख लो, हमारे पास बहुत सारे प्लांट हैं। ये एक प्लांट है, ये 2 3 4 5 6, ये 6 प्लांट, ठीक है। इसमें से कुछ टॉल है, कुछ ड्वार्फ है, ठीक है। अब हमें इनमें से टॉल वाले प्लांट्स चाहिए ताकि हम प्लांट ब्रीडिंग करें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टॉल वालों को आइसोलेट कर लेते हैं। तो यहाँ डिजायरेबल प्लांट्स कौन से हैं, टॉल वाले, उनको हम पहचानेंगे और आइसोलेट कर लेंगे। तो सिलेक्शन क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायरेबल प्लांट। डिपेंड्स ऑन द अपीयरेंस, दैट इज फेनोटाइप। अब देखो, जब यहां पर सिलेक्शन कर रहे हैं तो ये फेनोटाइप पे डिपेंड कर रहा है, जेनोटाइप पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। इस प्लांट का जेनोटाइप कुछ भी हो सकता है। अगर ये टॉल है तो हो सकता है कैपिटल टी भी हो, स्मॉल टी कैपिटल टी भी हो, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो, ठीक है। तो हम जेनोटाइप नहीं जानते हैं, बस हम इतना जानते हैं कि ये टॉल है, बस इसको अलग कर लो। तो सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन द अपीयरेंस, दैट इज फेनोटाइप। फेनोटाइप मे बी हेरिटेबल और मे नॉट बी। जो फेनोटाइप है वो हेरिटेबल भी हो सकता है या हेरिटेबल नहीं भी हो सकता है। मतलब अगर जो एनवायरमेंट की वजह से जो चेंजेस आए हैं वो हेरिटेबल नहीं होता है ना। अब जैसे कोई बुरा आदमी है, वो धूप में खेलते खेलते, धूप में दौड़ते दौड़ते वो काला हो गया। अब उसका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा, जो उसके बच्चे हैं, वो काला नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उसका जो अपीयरेंस है वो एनवायरमेंट की वजह से चेंज हुआ है, उसका फेनोटाइप चेंज हुआ है, जेनोटाइप चेंज नहीं हुआ है। तो फेनोटाइप में भी हेरिटेबल और मे नॉट बी। हेरिटेबल कैरेक्टर ऑफ फेनोटाइप इज ड्यू टू जेनोटाइप। जो कैरेक्टर इनहेरिट होते हैं वो जेनोटाइप की वजह से होते हैं, फेनोटाइप की वजह से नहीं होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, जीन्स डू नॉट प्रोड्यूस कैरेक्टर्स डायरेक्टली। जो जीन्स होते हैं वो कैरेक्टर्स डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं करते हैं। जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमें टॉल प्लांट दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो जेनोटाइप है ये डायरेक्टली जो कैरेक्टर है टॉलनेस है ये दे रहा है। इसके बीच में कुछ ऐसा होता है जिसके वजह से टॉलनेस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। क्या होता है, तो ये जो जेनोटाइप है ये क्या करेगा, ये कुछ प्रोटीन बनाता है, बहुत सारे प्रोटीन बनाएंगे और ये प्रोटीन फिर एंजाइम का काम करेगा, और ये एंजाइम बायोकेमिकल रिएक्शंस करेगा, और इन रिएक्शंस की वजह से ये जो कैरेक्टर है ये प्रोड्यूस होगा, जो टॉलनेस है। समझ में आ गया। तो ये जेनोटाइप डायरेक्टली टॉलनेस ऐसे प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन कर रहा है जिसकी वजह से टॉलनेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ओलिगोजीन्स एंड पॉलीजीन्स। ओलिगोजीन्स
वैसे जीन्स जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं, पॉलीजीन्स वैसे जीन्स जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं। अब क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इनको समझिए पहले। क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि वन और फ्यू जीन्स के द्वारा गवर्न किए जाते हैं, और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं जिनके लिए सेवरल जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स में डिस्टिंक्ट क्लासेस होता है और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स डू नॉट शो क्लियर कट क्लासेस। ये कीवर्ड्स हैं, इसको पहले दिमाग में आप बिठा लो। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक कैरेक्टर है, ट्रेट है हाइट, HEIGHT, हाइट। अब हाइट के केस में क्या होता है, कुछ प्लांट टॉल है, कुछ प्लांट ड्वार्फ है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, कुछ प्लांट टॉल है, कुछ प्लांट ड्वार्फ है। लेकिन मान लो टॉल 4 फीट है और ड्वार्फ मान लो 1 फीट है, तो यहां पर कुछ 3 फीट के भी होते हैं, कुछ 2 फीट के भी होते हैं, मतलब इंटरमीडिएट हाइट भी होता है। तो अगर हाइट एक क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है तो इट विल नॉट शो क्लियर कट क्लासेस, मतलब ये वाला केस हो जाएगा अगर हाइट क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है। अगर हाइट क्वालिटेटिव कैरेक्टर है तो सिर्फ टॉल और ड्वार्फ होगा, इसके बीच में कुछ नहीं होगा, डिस्टिंक्ट क्लासेस होगा, मतलब इंटरमीडिएट नहीं होगा। अब हाइट में क्या होता है आप बताओ, हाइट में ये वाला केस होता है, टॉल ड्वार्फ और इंटरमीडिएट हाइट्स भी होते हैं, है ना। डिस्टिंक्ट क्लास तो नहीं होता है, इसको हम मेजर करते हैं हाइट को, 4, 3, 2, 1 फीट जो भी है उसको हम मेजर करते हैं, तो हाइट क्या हो गया, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर हो गया। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन्स होंगे उनको क्या कहेंगे हम, उनको कहेंगे हम पॉलीजीन्स। समझ में आ गया क्वालिटेटिव कैरेक्टर क्या होता है, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर क्या होता है। क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स के दूसरे एग्जांपल्स हैं जैसे कि ईल्ड, ईल्ड को भी हम मेजर करेंगे। प्लांट हाइट बताया मैंने इसका एग्जांपल। डेज टू फ्लावर मतलब कितने दिन में फ्लावर जो है वो प्रोड्यूस होता है। डेज टू मैच्योरिटी, मैच्योर होने में कितना दिन लगता है। प्रोटीन कंटेंट, सीड साइज, ये सब क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स हैं। इनमें क्लियर कट क्लासेस नहीं होता है, इनको हम मेजर करते हैं और इनके लिए सेवरल जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक या फिर थोड़े नंबर जीन्स के रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, बहुत सारे जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए इनको हम पॉलीजीन्स कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, लिटिल अफेक्टेड बाय अदर जीन्स या जेनेटिक बैकग्राउंड, जो जेनेटिक बैकग्राउंड या एनवायरमेंट जो है उससे बहुत कम अफेक्ट पड़ता है क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स का। ये जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स वाले होते हैं उन पे एनवायरमेंट का या जेनेटिक बैकग्राउंड का कम असर पड़ता है। अब एनवायरमेंट बाहरी भी हो सकता है, इंटरनल एनवायरमेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। इंटरनल एनवायरमेंट आपको समझ में आता है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट आपको अच्छे से समझ में आता है। इंटरनल एनवायरमेंट मतलब जो जेनेटिक बैकग्राउंड है, ठीक है, उस जीन के अलावा जो दूसरा और भी सारे जीन्स हैं वो इंटरनल जेनेटिक एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके द्वारा इस पर बहुत ही थोड़ा इफेक्ट पड़ता है क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स का। और इस केस में, क्वांटिटेटिव के केस में, इसमें एनवायरमेंट का असर पड़ता है, चाहे वो जेनेटिक बैकग्राउंड हो या एक्सटर्नल एनवायरमेंट हो, दोनों का असर पड़ता है। वेरी उसके बाद मेंडल्स लॉ, तो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स और क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स दोनों मेंडल्स लॉ को फॉलो करेंगे, लेकिन मेंडल ने जो अपने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिया था वो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स के बेसिस पे दिया था, जो डिस्टिंक्ट क्लासेस शो करते हैं उसके हेल्प से उन्होंने अपने जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है उसको प्रपोज किया था। डिस्टिंक्ट क्लासेस जैसे कि ये वाला केस, टॉल और ड्वार्फ, इंटरमीडिएट वाला नहीं होना चाहिए, या तो टॉल होगा या तो ड्वार्फ होगा। याद आ रहा है कुछ मेंडल्स लॉ में, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, इन दोनों के बेसिस पे ही वो अपना पूरा टेबल बनाते थे और जो भी अपना लॉ होता था वो प्रपोज करते थे। तो उन्होंने जो अपना लॉ था मेंडल्स लॉ, क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स के बेसिस पे दिया था, हालांकि दोनों क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेंडल्स लॉ को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी क्या होता है, एक जीन अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर को अफेक्ट करे तो उसको हम कहते हैं प्लियोट्रॉपी। मतलब एक जीन है, ठीक है, एक जीन है, ये हमारा हाइट को भी अफेक्ट कर रहा है, ये हमारा कलर को भी इफेक्ट कर रहा है। हाइट कलर के लिए शायद ऐसा नहीं होता वो कोई जीन, बस मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं कि एक जीन है वो एक से ज्यादा कैरेक्टर को अफेक्ट कर रहा है,
तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? प्लियोट्रॉपी। ये जीन हो गया हमारा प्लियोट्रॉपिक जीन, ठीक है। एक्शन को क्या कहेंगे? प्लियोट्रॉपिक जीन एक्शन। अब हमें किसी जीन को इन्वेस्टिगेट करना है कि ये प्लियोट्रॉपी करता है या नहीं करता है, तो इसके लिए हमें आइसोजेनिक लाइंस डेवलप करने पड़ेंगे। आइसोजेनिक लाइंस क्या होते हैं? इस तरह के लाइन जिसमें कि जो जीन हमें स्टडी करना है, इन्वेस्टिगेट करना, उसके अलावा सारे जीन्स आइडेंटिकल हैं, तो इस तरह के लाइन को हम आइसोजेनिक लाइन कहेंगे। लाइन मतलब यहां पर क्या है? जैसे एक जनरेशन हुआ, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन हुआ, फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन हुआ, ठीक है। ये मान लो पेरेंट है, उसके बाद F1 हुआ, उसके बाद F2 हुआ। इस तरह से हम क्रॉस कर करके नया जनरेशन बनाते बनाते इस तरह का मान लो कि nth जनरेशन है, इसमें जो प्लांट्स हैं, ठीक है, तो ये P1 हो गया था और दूसरा हम एक लाइन बना रहे हैं इसमें, ठीक है, F1 डैश F2 डैश, ठीक है, इसमें हम Fn डैश, ठीक है। तो ये जनरेशन जो है, ठीक है, मतलब ये एक प्लांट का जनरेशन हो गया, मतलब nth जनरेशन हो गया, ये nth जनरेशन हो गया। तो इसमें और इसमें सारे जीन सेम है एक्सेप्ट द जीन विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इस लाइन को हम क्या कहेंगे? आइसोजेनिक लाइन। ये हमारा आइसोजेनिक लाइन हो गया, ठीक है। टू लाइन्स मस्ट बी डेवलप्ड विच आर आइडेंटिकल विथ रिस्पेक्ट टू ऑल अदर जीन्स एक्सेप्ट फॉर द जीन अंडर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। नेक्स्ट है पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी। पहले पेनिट्रेंस को देखिए। पेनिट्रेंस क्या होता है? एबिलिटी ऑफ ए जीन टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द इंडिविजुअल कैरिंग इट इन द अप्रोप्रिएट जीनोटाइप। जीन अपने आप को कितना एक्सप्रेस करता है, दैट इज कॉल्ड पेनिट्रेंस। मतलब मान लो 100 सीड्स हैं हमारे पास, उन 100 सीड्स में, मतलब सारे के सारे 100 सीड्स में एक जीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है एक कैरेक्टर के लिए, ठीक है। लेकिन जो जीन है वो है तो 100 सीड्स में, लेकिन जो कैरेक्टर है वो सिर्फ 10 सीड्स में ही अपीयर हो रहा है। इसका मतलब है कि जो इस जीन का पेनिट्रेंस है वो 10%। एग्जाम्पल से समझिए। एक जीन है जो कि पार्शियल क्लोरोफिल डेफिशिएंसी कॉज करता है लीमा बीन्स के लीव्स में, लेकिन अगर 100 सीड्स हैं जिनमें ये जीन है, तो केवल 10 ऐसे सीड्स होंगे जिसमें क्लोरोफिल डेफिशिएंसी होगा। मतलब इस जीन का जो पेनिट्रेंस है वो 10% है। ये इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस है। अगर 100 के 100 में क्लोरोफिल डेफिशिएंसी हो जाता तो उसको हम कहते कंप्लीट पेनिट्रेंस। जीन विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन एवरी इंडिविजुअल दैट कैरीज इट इज सेड टू हैव अ कंप्लीट पेनिट्रेंस। नेक्स्ट है एक्सप्रेसिविटी। एक्सप्रेसिविटी क्या होता है? एबिलिटी ऑफ जीन टू एक्सप्रेस इटसेल्फ यूनिफॉर्मली इन ऑल द इंडिविजुअल्स दैट कैरी इट। मतलब किस डिग्री तक अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है जीन एक इंडिविजुअल में, उसको एक्सप्रेसिविटी कहते हैं। जैसे इसके पहले वाले एग्जांपल में क्या था? 100 सीड्स में वो जीन था जिसमें से 10% में शो हुआ था, उसका पेनिट्रेंस 10% था। अब जिनमें 10% में क्लोरोफिल डेफिशिएंसी शो हो रहा था, अब 10 में बराबर क्लोरोफिल डेफिशिएंसी शो नहीं होगा। एक में ज्यादा क्लोरोफिल डेफिशिएंसी होगा, एक में कम क्लोरोफिल डेफिशिएंसी शो होगा। तो यूनिफॉर्मली हर जगह एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। 90 में तो ऑलरेडी हुआ ही नहीं है, तो एक्सप्रेसिविटी तो यहां से भी हो रहा है कि 100 में 100 शो होना चाहिए था और बराबर शो होना चाहिए था। लेकिन हम समझने के लिए ये मान लेते हैं कि 10 में जिसमें शो भी हो रहा है उसमें भी बराबर एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। इसको हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सप्रेसिविटी नहीं है। तो है क्या? वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी, ठीक है। नाम से ही क्लियर हो रहा है। एक्सप्रेसिविटी is the ability of a gene to express itself uniformly in all the individuals that carry it. A gene which expresses itself uniformly in all the individuals has uniform expressivity, while those that are unable to do so have variable expressivity. ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सप्रेसिविटी अगर सब में बराबर डिग्री का एक्सप्रेशन हो रहा है और अगर सब में अलग अलग डिग्री का एक्सप्रेशन हो रहा है तो उसको हम वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी कहेंगे। Some oligogenes show variable degree of expression in different individuals having the appropriate genotype for this gene. Such genes have variable expressivity. Same बात दोबारा से कही जा रही है। Incomplete penetrance and variable expressivity confuse the relationship between genotype and phenotype. अब देखो, समझने के लिए हम मान लेते हैं कि
जेनोटाइप है हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमें जो फेनोटाइप दे रहा है वो टॉल दे रहा है, ठीक है। अब इस हाइट को हम मेजर करते हैं तो हमारे लिए मान लो टॉल होना 6 फीट होता, लेकिन हमें दे रहा है 4 फीट, ठीक है। तो ये 6 फीट हो रहा है, कहीं 4 फीट दे रहा है, तो ये क्या कर रहा है, जेनोटाइप और फेनोटाइप के बीच का जो रिलेशन है उसको कंफ्यूज कर रहा है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस एंड वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी, ठीक है। अब इस केस में हमें क्या करना पड़ता है कि प्रोजेनी टेस्ट करना पड़ता है बहुत सारे जनरेशन का, और उसके बाद फिर प्लांट के जेनोटाइप को पता करना पड़ता है, तब जाकर हम प्रॉपर रिलेशन स्टडी कर पाते हैं। नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड कैरेक्टर्स। थ्रेशोल्ड कैरेक्टर्स कौन से होते हैं? वैसे कैरेक्टर्स जिनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन होता है वो अपने आप को तभी एक्सप्रेस करता है जब एक स्पेसिफिक एनवायरमेंट मिलता है। स्पेसिफिक एनवायरमेंट मतलब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अगर एक स्पेसिफिक एनवायरमेंट होगा तभी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे बार्ले में एक म्यूटेंट जीन होता है जो कि एल्बिनो सीडलिंग्स प्रोड्यूस करता है। एल्बिनो मतलब व्हाइट कलर का, एल्बिनो सीडलिंग्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये जीन एल्बिनो सीडलिंग्स तभी प्रोड्यूस करेगा जब टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। इस जीन का इफेक्ट 8 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो इस जीन का इफेक्ट नहीं होगा, मतलब एल्बिनो सीडलिंग्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। मतलब 8 डिग्री सेल्सियस इसका इस जीन के एक्सप्रेशन के लिए जरूरी है, 8 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए टेम्परेचर। तो हम क्या कहेंगे, ये जो कैरेक्टर है ये थ्रेशोल्ड कैरेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडिफाइंग जीन्स। मॉडिफाइंग जीन्स वैसे जीन्स होते हैं जिनका अपना कोई इफेक्ट नहीं होता है, दे हैव नो एनी इफेक्ट ऑफ देयर ओन, लेकिन वो दूसरे जीन्स के एक्सप्रेशन को अफेक्ट करते हैं। दूसरे ऑलिगो जीन्स जो हैं उनके एक्सप्रेशन को या तो घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्पॉटिंग इन माइस। ये मॉडिफाइंग जीन्स से अफेक्ट होता है, मतलब किसी में ज्यादा स्पॉटिंग होती है, किसी में कम स्पॉटिंग होती है, बिकॉज ऑफ सम मॉडिफाइंग जीन। द जीन्स मॉडिफाई द इफेक्ट्स ऑफ अदर जीन्स आर कॉल्ड मॉडिफाइंग जीन्स। मतलब अपना कोई एक्सप्रेशन नहीं है लेकिन दूसरे जीन्स के इफेक्ट को मॉडिफाई करते हैं। द इफेक्ट ऑफ सच जीन्स आर क्वांटिटेटिव इन नेचर। क्वांटिटेटिव होता है मतलब डिस्टिंक्ट नहीं होता है, ठीक है। उनको मेजर किया जा सकता है, जैसे कि 6 फीट, 4 फीट, 3 फीट, मतलब टॉल और डॉर्फ वाला केस नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर क्या है, हाइट को हम मेजर कर रहे हैं अलग अलग, इंटरमीडिएट हाइट्स भी हो रहा है, वो वाला केस है क्वांटिटेटिव इन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जीन इंट्रैक्शन। जीन इंट्रैक्शन में हम क्या पढ़ते हैं कि कोई कैरेक्टर है उसके लिए 2-3 जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। अब वो 2-3 जीन्स आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे, मतलब उनके इंटरेक्शन से कैरेक्टर में क्या बदलाव आएगा, क्या मॉडिफिकेशन आएगा, किस तरह से हमें रिजल्ट मिलेंगे, उस इंटरेक्शन को हम पढ़ते हैं जीन इंटरेक्शन में। जीन्स के इंटरेक्शन को नाम से ही क्लियर है, आगे और क्लियर हो जाएगा, ध्यान से सुनिए। मेनी क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय 2 और मोर ओलिगोजीन्स। अब क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स जिनमें डिस्टिंक्ट क्लासेस होता था, जैसे मैंने बताया था कि अगर हाइट के केस में सिर्फ टॉल और ड्वार्फ होगा तो वो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स हो जाएंगे। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स के लिए 1-2 जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब एक से ज्यादा जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, 2 और मोर जीन्स अगर रिस्पॉन्सिबल है किसी क्वालिटेटिव कैरेक्टर के लिए, तो वो आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे उसको हम जीन इंटरेक्शन में पढ़ते हैं। सबसे पहला केस है कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन। एग्जाम्पल से समझिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। जैपनीज वेराइटी है राइस का, ओराइजा सटाइबा, इसमें 2 जीन्स चाहिए होते हैं, आरसी और आरडी। डोमिनेंट फॉर्म में अगर ये है तो रेड पेरिकार्प प्रोड्यूस करते हैं। पेरिकार्प मतलब सीड के ऊपर वाला जो पोर्शन है, सीड के अलावा जो फ्रूट में पोर्शन होता है उसको पेरिकार्प कहते हैं। तो रेड कलर के पेरिकार्प को प्रोड्यूस करने के लिए आरसी और आरडी, 2 डोमिनेंट फॉर्म में इन दोनों जीन्स का रहना जरूरी है। इसमें अगर एक भी रिसेसिव फॉर्म में है तो वो व्हाइट के पेरिकार्प प्रोड्यूस करेगा। इस तरह के जीन इंटरेक्शन को कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन कहते हैं। इसमें 9:7 रेशियो में हमें जो इफेक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं, टेबल बना करके समझते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। 9:7 कैसे आया ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
आरसी और आरडी, अब इसको मैं सिर्फ सी और डी में लिखूंगा, ठीक है। तो हर जीन के लिए 2 एलील होगा, तो कैपिटल सी। अगर सी का 2 एलील दोनों डोमिनेंट फॉर्म में है तो कैपिटल सी हम लिख देते हैं, और डी का दोनों अगर डोमिनेंट फॉर्म में है तो कैपिटल डी लिख देते हैं, ठीक है। अब हमें क्रॉस करवाना है, ठीक है। तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। कैपिटल सी कैपिटल डी, मतलब जब हम तोड़ेंगे तो इसका एक और इसका एक आएगा, एक फादर साइड से आता है एक मदर साइड से आता है, ठीक है। तो एक कैपिटल सी कैपिटल डी हो गया, दूसरे में क्या हम ले लेते हैं कैपिटल सी और स्मॉल डी, तीसरे में हम स्मॉल सी कैपिटल डी, और चौथा केस क्या हो जाएगा, दोनों रिसेसिव फॉर्म में स्मॉल सी स्मॉल डी। यही सेम इधर लिख देते हैं हम, कैपिटल सी कैपिटल डी, कैपिटल सी स्मॉल डी, स्मॉल सी कैपिटल डी, और स्मॉल डी स्मॉल सी और स्मॉल डी, ठीक है। अब इनका क्रॉस करवाओ, तो यहां पे कैपिटल सी कैपिटल डी हो जाएगा, यहां पर कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल डी हो जाएगा। उसके बाद यहां पर कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी हो जाएगा। उसके बाद यहां पर कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी। उसके बाद कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल सी स्मॉल डी स्मॉल डी, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल सी स्मॉल डी स्मॉल डी। उसके बाद यहाँ कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी, फिर कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी, फिर स्मॉल सी कैपिटल डी, फिर स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी, फिर कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी, फिर कैपिटल सी स्मॉल डी स्मॉल डी। उसके बाद यहाँ स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी, फिर यहाँ पर स्मॉल सी स्मॉल डी स्मॉल डी। अब हमने क्या देखा था, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि दोनों अगर डोमिनेंट फॉर्म में है तो रेड पेरिकार्प प्रोड्यूस होगा। अब हम देखते हैं कौन कौन से केस में डोमिनेंट फॉर्म में दोनों है। इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है, इसमें यहाँ सी और डी इसमें नहीं है, ठीक है। इसको हम ऐसे कर देते हैं, एक हो गया, इसमें है, इसमें नहीं है, ये दो हो गया, इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, सी दोनों स्मॉल है तो नहीं होगा, इसमें भी सी दोनों स्मॉल है, इसमें भी नहीं होगा। उसके बाद इसमें है, इसमें डी दोनों स्मॉल है, नहीं होगा, इसमें सी दोनों स्मॉल है, नहीं, इसमें भी सारे स्मॉल है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 9 रेड हो जाएंगे, 9 ऐसे हैं जिसमें दोनों डोमिनेंट फॉर्म में है, ठीक है, और 7 वाइट हो जाएंगे, क्योंकि 7 ऐसे हैं जिनमें से दोनों में से कोई एक जो है वो रिसेसिव फॉर्म में है, दोनों होगा तब भी वाइट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, तो 9:7 हमें रेशियो मिल जाता है, ठीक है। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन का एग्जांपल। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री जीन एक्शन। इसमें जो रेशियो मिलता है हमें 9:3:4 मिलता है। इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। मेज में एक जीन होता है आर जो कि रेड कलर प्रोड्यूस करता है, एक दूसरा जीन होता है कैपिटल पी स्मॉल आर जिसका कि अपना कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर ये कैपिटल आर के साथ डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है तो फिर ये रेड कलर को पर्पल कलर में चेंज कर देता है। इस तरह के इंटरेक्शन को हम सप्लीमेंट्री जीन एक्शन कहते हैं। इसमें जो रेशियो मिलता है हमें 9:3:4 मिलता है। इसको भी हम टेबल से समझते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज है।
कैपिटल आर कैपिटल पी, कैपिटल आर स्मॉल पी, स्मॉल आर कैपिटल पी, कैपिटल आर स्मॉल पी। सेम इधर भी है। अब जहां जहां कैपिटल आर प्रेजेंट है वहां वहां रेड मिलना चाहिए था हमें, जैसे ये रेड, ये रेड, ये रेड होना चाहिए, ये रेड होना चाहिए, ये रेड, ये तो रेड है ही, ये रेड, ये रेड, ये रेड, ये रेड, ये रेड, ये रेड। यहां पर कैपिटल आर प्रेजेंट नहीं है, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, तो ये व्हाइट हो गया, ये व्हाइट हो गया, ये भी व्हाइट हो गया, ये व्हाइट हो गया। अब देखिए जहां जहां रेड है और उसके साथ कैपिटल पी प्रेजेंट है, वो रेड को किस में कन्वर्ट कर दिया, पर्पल में। यहां पर देखो आर के साथ कैपिटल पी प्रेजेंट है, ये पर्पल हो गया। सेम यहां पर भी, सेम यहां पर भी, सेम यहां पर भी, सेम यहां पर भी। यहां पर कैपिटल आर प्रेजेंट है लेकिन कैपिटल पी प्रेजेंट नहीं है, तो ये रेड का रेड रह गया। वही केस यहां पर भी है, कैपिटल आर है, कैपिटल पी नहीं है, तो ये रेड का रेड रह गया, पर्पल में चेंज नहीं हुआ। सेम यहां पर भी है। तो यहां पे रेशियो हमें क्या मिल रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पर्पल हो गए इस टू, रेड कितने हो गए 1 2 3 3, व्हाइट कितने हो गए 1 2 3 4 4। तो रेशियो हमें मिल गया 9:3:4। यह है हमारा सप्लीमेंट्री जीन एक्शन। नेक्स्ट है इनहिबिटरी जीन एक्शन। इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे जीन होते हैं जिनका अपना कोई इफेक्ट नहीं होता है लेकिन वे दूसरे के इफेक्ट को रोक देते हैं। इस तरह के इंटरेक्शन को हम इनहिबिटरी जीन एक्शन कहते हैं। इसमें जो रेशियो मिलता है हमें 13:3 होता है। इसका टेबल आप खुद से बनाएंगे, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं, देखना। जैसे रेड कलर प्रोडक्शन होता है मेज में, तो कैपिटल आर और इनहिबिटरी जीन का कैपिटल आई है। तो इसका टेबल बनाना और देखना, जहां जहां कैपिटल आई दोनों डोमिनेंट फॉर्म में होगा वहां पर रेड कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, रेड कलर का प्रोडक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनहिबिटरी जीन आई प्रेजेंट है जो रेड कलर के प्रोडक्शन को इनहिबिट कर रहा है, रोक दे रहा है। ठीक है, तो आप जब उसका टेबल बनाओगे तो आपको दिखेगा कि ऐसे 3 जगह होते हैं जहां पर कैपिटल आई दोनों प्रेजेंट होता है। अगर एक भी रिसेसिव है इसमें तब आपको नहीं देखना है, क्योंकि एक रिसेसिव होगा तो उसके साथ वाला जो है वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, तो दोनों डोमिनेंट फॉर्म में होना चाहिए। तो जब आप टेबल बनाओगे तो आपको दिखेगा कि 3 ऐसे जगह होंगे जहां पर कैपिटल आई प्रेजेंट होगा और वो रेड कलर का प्रोडक्शन नहीं होने देगा। तो इस तरह के जीन एक्शन को हम इनहिबिटरी जीन एक्शन कहेंगे। रेशियो होगा 13:3। आपसे एग्जाम्पल में रेशियो पूछा जाता है मोस्टली। ठीक है, आप कुछ याद रखो ना याद रखो, रेशियो आप जरूर याद रखोगे। सारे का रेशियो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा एपिस्टैटिक जीन एक्शन, जिसको मास्किंग जीन एक्शन भी कहते हैं। इसमें जो रेशियो मिलता है वह 12:3:1। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। बार्ले, बार्ले में एक जीन होता है वाई जो कि येलो कलर प्रोड्यूस करता है, येलो सीड कोट प्रोड्यूस करता है, और एक जीन होता है बी जो कि ब्लैक सीड कोट प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब दोनों एक साथ रहते हैं वाई और बी, तो बी वाई के इफेक्ट को मास्क कर देता है, ढक देता है, और जो येलो प्रोड्यूस होने वाला था वो नहीं प्रोड्यूस होता है। इसको भी टेबल से समझते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो यहां पर y को हमने a लिखा है, ठीक है, और y क्या प्रोड्यूस कर रहा था, येलो, और b को हमने b लिखा है, b ब्लैक प्रोड्यूस कर रहा था, यहां पर हमने व्हाइट किया है क्योंकि ब्लैक पर ब्लैक चलता नहीं। ठीक है, अब देखो जहां भी कैपिटल A प्रेजेंट है वहां पर येलो होना चाहिए था, लेकिन कैपिटल A के साथ अगर कैपिटल B प्रेजेंट है तो B A को मास्क कर देगा, मतलब B क्या प्रोड्यूस कर रहा है, Y। ठीक है, तो Y प्रोड्यूस हो जाएगा। तो देखो उस तरह का केस कहां कहां है, व्हाइट वाला। देखो A के साथ B प्रेजेंट है, मतलब कैपिटल B प्रेजेंट है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, और ये भी है। ये सारे ऐसे हैं जहां पर कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी प्रेजेंट है, और ये है जहां पर स्मॉल ए था और कैपिटल बी था, तो कैपिटल बी अपना इफेक्ट दिखाएगा, कैपिटल बी यहां पर व्हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो व्हाइट करेगा। ठीक है, अब जहां कैपिटल ए है और स्मॉल बी है तो कैपिटल ए अपना इफेक्ट दिखा देगा, वहां बी मास्क नहीं करेगा, तो ये येलो रह गया, ये येलो, ये येलो, और यहाँ पे ना स्मॉल ए है, ना कैपिटल ए है, ना कैपिटल बी है, तो यहाँ पर एक डिफरेंट कलर मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो हमें क्या मिल रहा है, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
12 और 1 2 3 येलो 3 मिल रहा है और ये 1 मिल रहा है 1, तो रेशियो क्या हो गया 12:3:1। ये हो गया हमारा एपिस्टैटिक जीन इंटरेक्शन। नेक्स्ट है डुप्लीकेट जीन एक्शन। डुप्लीकेट जीन एक्शन में क्या होता है कि एक कैरेक्टर के लिए दो जीन्स होते हैं, दोनों का एक जैसा इफेक्ट होता है। मतलब जीन ए है, जीन बी है, दोनों मान लो ब्लैक कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों का काम एक ही होता है, ब्लैक कलर प्रोड्यूस करना। अब इन दोनों में से कोई भी एक, मतलब कम से कम एक दोनों में से भी अगर डोमिनेंट फॉर्म में है तो ब्लैक कलर प्रोड्यूस कर देगा। अगर दोनों के दोनों रिसेसिव होंगे तब जाकर के अल्टरनेटिव कैरेक्टर इसका शो होगा। मतलब ब्लैक का अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा, व्हाइट, अगर दोनों रिसेसिव में होंगे, बोथ रिसेसिव में होंगे। अब देखो इसका रेशियो सबसे आसान है। हम जब टेबल बनाते हैं तो दोनों रिसेसिव कहां होता है, कोने में, यहां पर दोनों स्मॉल होता है, जो जिसकी संख्या केवल एक होती है। तो बाकी के 15 क्या हो जाते हैं, जिनमें दोनों में से कोई एक कैपिटल होगा और यहां पर दोनों के दोनों स्मॉल हो जाते हैं। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 15:1। नेक्स्ट है पॉलीमेरिक जीन एक्शन। पॉलीमेरिक जीन एक्शन में जो रेशियो होता है वो होता है 9:6:1। इसमें क्या होता है कि दो जीन्स हैं, दोनों का आइडेंटिकल इफेक्ट होता है। मतलब एक जीन ए है, वो वही काम करेगा जो जीन बी करेगा, लेकिन अगर दोनों एक साथ रहते हैं तो जो उनका इफेक्ट है वो बढ़ करके, इंक्रीज होकर के इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखो ये मान लो बार्ले का ऑन है और इसमें एक जीन ए है जो कि मीडियम लेंथ का ऑन प्रोड्यूस करता है, एक जीन बी है ये भी मीडियम लेंथ का ऑन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब देखो जहां पर ए और बी दोनों में से कोई एक भी है, कैपिटल ए और कैपिटल बी में से दोनों में से कोई एक भी है, वहां पर मीडियम लेंथ का प्रोड्यूस होगा। ऐसा कौन कौन सा है, देखो ये है, ये है, ये 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 और ये है। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हो गए। अब ऐसा ऐसे कितने हैं जिनमें दोनों कैपिटल हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया यहां पे। तो 9 ऐसे हैं जिनमें मीडियम लेंथ प्रोड्यूस नहीं होगा, लॉन्ग होगा, ठीक है। मतलब जो लेंथ है वो बढ़ करके प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और ये एक है, ये शॉर्ट हो जाएगा। तो रेशियो क्या आ गया, 9:6:1। नेक्स्ट अब हम क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स को डिटेल से पढ़ते हैं। तो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स कौन से हैं, जिनमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता है। एग्जांपल के लिए मैंने आपको हाइट बताया था, जिसमें टॉल और ड्वार्फ के बीच में इंटरमीडिएट हाइट्स भी होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ या तो टॉल होगा या तो ड्वार्फ होगा। तो वो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स थे और इनके लिए सेवरल जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इससे रिलेटेड एक हाइपोथेसिस है, मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस, या इसी को कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसके बारे में हम देखते हैं। 1906 में यूले नाम के साइंटिस्ट हुए थे। उन्होंने ये बताया कि कोई एक कैरेक्टर है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बहुत सारे जीन्स हैं, मेनी जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ कैरेक्टर। अब वो जो सारे जीन्स हैं उनका पहले तो सिमिलर इफेक्ट्स है, ठीक है। मतलब एक कैरेक्टर को प्रोड्यूस करने वाले सारे जीन्स है तो उन सबका सिमिलर इफेक्ट है। मतलब सारे के सारे, मान लो हम एक कैरेक्टर कलर ले लेते हैं। अब कलर के लिए बहुत सारे जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। अब ये जो बहुत सारे जीन्स हैं इन सबका सिमिलर इफेक्ट है, कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब रेड है तो रेड ही प्रोड्यूस कर रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। तो वो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर वाले जीन्स हो गए, ठीक है। अब इनका जो इफेक्ट है वो सबका छोटा छोटा इफेक्ट होगा। मतलब ये मान लो एक जीन है वो थोड़ा सा रेड कलर दे रहा है, दूसरा वाला जीन है वो थोड़ा सा ज्यादा रेड कलर दे रहा है, एक है जो बहुत ज्यादा रेड कलर दे रहा है। अब डिपेंड करेगा कि इन जीन्स की क्वांटिटी कितनी है, उसके हिसाब से वेरीड इफेक्ट हमें मिलेगा। मतलब ये वाला ज्यादा होगा तो फिर हमें कम रेड कलर मिलेगा, ये वाला ज्यादा होगा तो हमें ज्यादा रेड कलर मिलेगा, ठीक है। तो वही यहां पे कह रहे हैं, यूले सजेस्टेड दैट मेनी जीन्स विथ स्मॉल एंड सिमिलर इफेक्ट्स कुड प्रोड्यूस कंटिन्यूअस वेरिएशन, कंटिन्यूअस वेरिएशन प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि ये जो जीन्स होते हैं ये मेंडल के लॉज को
फॉलो करते हैं, ठीक है, मेंडल के लॉज के अकॉर्डिंग ही उनका इनहेरिटेंस होता है नेक्स्ट जनरेशन में। उसके बाद 1908 में निल्सन नाम के साइंटिस्ट हुए, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया इस थीसिस को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। उन्होंने क्या बताया कि जब हम रेड और व्हाइट ग्रेन्स का क्रॉस कराते हैं तो हमें जो F2 जनरेशन में जो हमें ग्रेन्स मिल रहे हैं उनका जो कलर है वो 3:1 मिल रहा है, कभी 15:1 मिल रहा है, कभी 63:1 मिल रहा है। अब इसका क्या मतलब है, अगर रेड कलर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है तो हमें 3:1 ये रेशियो मिलेगा, अगर दो जीन रिस्पॉन्सिबल है तो 15:1 मिलेगा, और तीन जीन रिस्पॉन्सिबल है तो 63:1 मिलेगा। समझ में नहीं आया तो आगे देखिए। देखिए यहां पर जैसे कि एक जीन हम पहले मान लेते हैं कि एक जीन रिस्पॉन्सिबल है, तो कैपिटल आर ये रेड कलर दे रहा है, ठीक है, स्मॉल आर ये मान लो व्हाइट कलर दे रहा है। एक ही जीन रिस्पॉन्सिबल है तो एक जीन के दो एलील्स हो गए, फिर यहां पर भी वही होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो यहां हो जाएगा कैपिटल आर, यहां पर कैपिटल आर, यहां स्मॉल आर, और यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर। तो देखो अब इनका जो रेशियो होगा वो क्या मिलेगा हमें, ये 3 हो गया और ये 1 हो गया, 3:1, अगर एक जीन रिस्पॉन्सिबल है तो, और इनमें आर और आर मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों रेड कलर ही प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, लेकिन 3:1 मिल रहा है। अब देखो अगर दो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है तो मान लो आर कैपिटल डब्ल्यू, यहाँ स्मॉल डब्ल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल डब्ल्यू, और यहाँ पर स्मॉल आर स्मॉल डब्ल्यू, सेम यहाँ पे भी हो जाएगा। अब इसका जब क्रॉस बनाएंगे तो हमें कितना मिलता है, टोटल 16 मिलते हैं, है ना। 16 में से यहाँ हो जाएगा 15 और एक यहाँ पे हो जाता है जिसमें सारे स्मॉल होते हैं, ठीक है, तो 15:1 होता है, मतलब अगर एक भी कैपिटल है तो उसका इफेक्ट दिखेगा दोनों में से, अगर दोनों स्मॉल है तो इसका इफेक्ट नहीं दिखेगा, है ना। यहां पर भी वही हो रहा था कि एक भी कैपिटल है तो रेड दिखेगा, अगर दोनों स्मॉल हो गए तो इफेक्ट नहीं दिख रहा था, तो 3:1 हो गया था, यहाँ पे 15:1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम ऐसा मान के चलते कि तीन जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, तब हमें रेशियो क्या मिलेगा, 64:1, मतलब 63:1 सॉरी, मतलब 63 ऐसे होंगे जिनमें दोनों तीनों में से कोई एक जो होगा वो कैपिटल होगा, ठीक है, और एक होगा जिसमें कोई भी कैपिटल नहीं होगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि रेशियो कैसे डिटरमिन हो रहा है यहाँ पे। अब आते हैं इस पे दोबारा से, तो देखो वही, अगर 3:1 हमें मिल रहा है तो मतलब वन जीन रिस्पॉन्सिबल है, 15:1 मिल रहा है तो टू जीन रिस्पॉन्सिबल है, 63:1 मिल रहा है तो थ्री जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। तो उन्होंने रेड और व्हाइट ग्रेन्स का क्रॉस कराया, तो कभी उन्हें 3:1 मिला, कभी उन्हें 15:1 मिला, कभी 63:1 मिला, और इस तरह से उन्होंने बताया कि जो सीड कलर के लिए जो जीन्स है तो 1, 2 और 3 जीन्स, कभी 1 कभी 2 कभी 3 जीन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। द कलर स्टडी ऑफ सीड कलर इन 15:1 रेशियो। अब 15:1 रेशियो वाले को उन्होंने और थोड़ा डेप्थ में स्टडी किया तो उन्हें क्या मिला कि जो 15:1 में जो 15 है उनका रेड कलर तो है, लेकिन सारे जो 15 हैं इनका बराबर रेड कलर नहीं है, मतलब जो दो जीन रेड कलर को गवर्न कर रहे हैं उनका सिमिलर स्मॉल एंड एडिटिव इफेक्ट है, मतलब सिमिलर है मतलब कि सारे रेड कलर को ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, एडिटिव इफेक्ट है मतलब दोनों जीन अगर कैपिटल कैपिटल में प्रेजेंट है तो फिर ज्यादा रेड कलर मिल रहा है, स्मॉल मतलब सबका थोड़ा थोड़ा इफेक्ट है, तो इसको सिमिलर स्मॉल एंड एडिटिव इफेक्ट्स उन्होंने कहा। इस थीसिस को अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया, ईस्ट नाम के साइंटिस्ट थे, 1916 में उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से इस हाइपोथेसिस को प्रूव किया। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए निकोटियाना लॉन्गिफ्लोरा पे, उसमें जो कोरोला लेंथ होता है उसके इनहेरिटेंस को उन्होंने स्टडी किया। ये हमारा निकोटियाना लॉन्गिफ्लोरा है, इसमें जो ये कोरोला लेंथ है इसको उन्होंने स्टडी किया, और फिर उन्होंने इसको प्रूव किया इस हाइपोथेसिस को, जिसमें उन्होंने बताया कि जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं उसके लिए मेनी जीन्स मतलब बहुत सारे जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और सबका स्मॉल एंड क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स होता है। तो जो डेटा मिला उन्होंने स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स जैसे कि मीन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब का यूज करके उन्होंने इसका कंक्लूसिव एविडेंस दिया।
जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं उन पर एनवायरमेंट का बहुत ज्यादा असर पड़ता है, मतलब 10 से 50% तक उनका असर पड़ता है। एनवायरमेंट की वजह से कंटिन्यूअस वेरिएशन हो जाता है, मतलब गोरा हो काला हो सब काले हो जाते हैं, वो वाला कंटिन्यूअस वेरिएशन हो जाता है। ठीक है, assuming the effect of environment is zero, the increase in number of governing genes produces a similar continuous variation। अगर environment का इफेक्ट जीरो भी है तो भी जो गवर्निंग जीन्स होते हैं वो कंटिन्यूअस वेरिएशन ही करेंगे। ठीक है ना, बताया मैंने, क्योंकि बहुत सारे जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सबका जो इफेक्ट होता है वो स्मॉल एडिटिव होता है ना, तो कंटिन्यूअस वेरिएशन होगा उसके वजह से। एक जीन है वो थोड़ा सा कलर करेगा, एक है थोड़ा सा ज्यादा कलर करेगा, एक है थोड़ा सा ज्यादा कलर करेगा। अब डिपेंडिंग ऑन दिस किसमें कितना है जीन का क्वांटिटी, उस हिसाब से कलर होगा, तो एक कंटिन्यूअस वेरिएशन हमें मिलता है इफेक्ट में। इट मींस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस प्रोड्यूसेस कंटिन्यूअस वेरिएशन। ठीक है, यही बताया मैंने आपको। ड्यू टू द एनवायरमेंटल इफेक्ट और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस फेनोटाइप डज नॉट रिवील द जेनोटाइप। अब देखो, किसी का जो फेनोटाइप है, अब धूप में दौड़ करके गोरा आदमी काला हो गया, अब वो है तो काला, उसका फेनोटाइप काला है, लेकिन उसका जेनोटाइप तो गोरा है। तो एनवायरमेंटल इफेक्ट की वजह से या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की वजह से फेनोटाइप से हमें जेनोटाइप का पता नहीं चल पाता है ना, कि अंदर से वो आदमी के अंदर जो जीन है वो गोरे वाला या काले वाला है, वो हमें नहीं पता चल पाता है। तो द फेनोटाइप में बी डिस्क्राइब्ड इन अ मैथमेटिकल मॉडल। तो फेनोटाइप के लिए एक मैथमेटिकल मॉडल दिया गया है, एक्स बार इज इक्वल टू म्यू प्लस जी प्लस ई प्लस जीई। इसमें एक्स बार क्या है, फेनोटाइपिक मीन है, मतलब जो एवरेज इफेक्ट दिख रहा है हमें, गोरा काला, बहुत सारे लोग बहुत गोरे हैं, बहुत सारे लोग हल्के काले हैं, कुछ ज्यादा डार्क हैं, तो एक जो मीन है उसका, एक मीन जो कलर है, तो वो हो गया हमारा फेनोटाइपिक मीन। उसके लिए फॉर्मूला दिया गया है म्यू प्लस जी प्लस ई प्लस जी। उसमें म्यू क्या है, जनरल पॉपुलेशन मीन, मतलब जैसे यूरोप में रहने वाला बहुत गोरा है, अफ्रीका में रहने वाला डार्क है, इंडिया में रहने वाला ब्राउन है, तो इन सब का एक जो मीन होगा वो हमारा हो गया म्यू, जनरल पॉपुलेशन मीन। फेनोटाइप ऑफ ऑल पॉसिबल जेनोटाइप्स ग्रोन अंडर ऑल पॉसिबल एनवायरमेंट। जी क्या है, इफेक्ट ऑफ जेनोटाइप, जेनोटाइप का जो इफेक्ट है, मतलब जीन की वजह से जो इफेक्ट आ रहा है, जीन की वजह से अगर गोरा हो रहा है, जीन की वजह से अगर काला हो रहा है, तो उसका इफेक्ट को जी से रिप्रेजेंट किया गया। ई क्या है, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। जीई क्या है, इंट्रैक्शन बिटवीन जेनोटाइप एंड एनवायरमेंट। जो एनवायरमेंट की वजह से जो वेरिएंस हो रहा है कैरेक्टर में, उसको अगर हमें एस्टिमेट करना है तो अलग अलग जेनोटाइप्स का हम रेप्लिकेटेड ट्रायल करके हम उसको आसानी से एस्टिमेट कर सकते हैं। लेकिन जो जेनेटिक और एनवायरमेंट दोनों के इंट्रैक्शन की वजह से जो वेरिएंस हो रहा है, अगर उसको हमें एस्टिमेट करना है, जो इंट्रैक्शन कंपोनेंट को अगर हमें एस्टिमेट करना है, तो उसके लिए हमें एक से ज्यादा एनवायरमेंट में ट्रायल करना पड़ेगा। और एक से ज्यादा एनवायरमेंट में ट्रायल करने का मतलब है अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग टाइम में हमें ट्रायल करके तब जाकर के हम इंट्रैक्शन कंपोनेंट का पता कर सकेंगे। ठीक है, इस तरह से ट्रायल करके हम जेनेटिक और फेनोटाइपिक वेरिएंस दोनों का हम एस्टिमेशन कर सकते हैं। अब फेनोटाइपिक वेरिएंस मतलब ओवरऑल जो कैरेक्टर में जो हमें वेरिएंस मिल रहा है, जो इफेक्ट पड़ रहा है कैरेक्टर में, उसमें जो इफेक्ट है, मतलब जैसे बुरा आदमी काला हो जा रहा है तो उसका फेनोटाइपिक में वेरिएंस हो रहा है ना, फेनोटाइपिक वेरिएशन हो रहा है, तो वो फेनोटाइपिक वेरिएंस ये हमें कैसे मिलता है, तो जेनोटाइपिक वेरिएंस, मतलब इसको हम वीजी से रिप्रेजेंट कर दे, और एनवायरमेंटल वेरिएंस मतलब इसको हम वीई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो दोनों का जो समेशन होगा वो हमारा फेनोटाइपिक वेरिएंस होगा। मतलब जो इंटरनल जो चेंजेस आ रहे हैं, मतलब जेनोटाइपिक वेरिएंस जीन्स के वजह से जो इफेक्ट पड़ रहा है, और एनवायरमेंटल वेरिएंस मतलब जो एनवायरमेंट की वजह से इफेक्ट हो रहा है, दोनों को जोड़ करके हमें फेनोटाइपिक वेरिएंस मिलेगा। ओवरऑल जो हमें कैरेक्टर में वेरिएशन मिल रहा है। ठीक है, अब क्रॉप में हमारे लिए सिर्फ जेनेटिक कंपोनेंट ही इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट की वजह से जो चेंजेस आते हैं वो तो जरूरी नहीं है ना। क्यों, क्योंकि देखो, अब ह्यूमन बींग्स जैसे हुए, इनका हर किसी का नेक्स्ट जनरेशन होता है, लेकिन क्रॉप में तो थोड़े से सीड्स होते हैं, बाकी तो हम खा लेते हैं, उनका सबका तो नेक्स्ट जनरेशन नहीं होता है। तो एनवायरमेंटल वेरिएशन का कोई उसमें मतलब नहीं है, वो तो हम खा करके अपने पेट में ले लेंगे। बाकी जो जेनेटिक चेंजेस होगा वही अगले जनरेशन में जाएगा, तो क्रॉप में हमारे लिए जेनेटिक कंपोनेंट ही इंपॉर्टेंट होता है। तो
रेशियो ऑफ जेनेटिक वेरिएंस टू टोटल वेरिएंस, इसको हम क्या कहते हैं? हेरिटेबिलिटी कहते हैं। टोटल वेरिएंस फेनोटाइपिक वेरिएंस को कहते हैं, है ना? यहाँ पे देखो, ये हमारा फेनोटाइपिक वेरिएंस ही था जो टोटल हो जा रहा था, इसका और इसका सम मतलब टोटल, तो टोटल वेरिएंस, इसको हम फेनोटाइपिक वेरिएंस कह रहे हैं। तो हेरिटेबिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? जेनेटिक वेरिएंस अपॉन फेनोटाइपिक वेरिएंस। जेनेटिक वेरिएंस मतलब वीजी और फेनोटाइपिक वेरिएंस मतलब वीपी, इसको हम वीपी लिख रहे हैं। अब वीपी को हम क्या लिख सकते हैं? वीजी अपॉन वीजी प्लस वीई। वी क्या है हमारा? एनवायरमेंटल वेरिएंस। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, हेरिटेबिलिटी इज इक्वल टू वीजी अपॉन वीजी प्लस वीई। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स। आई होप कि आपको ज्यादातर चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर किसी तरह का डाउट हो, किसी तरह का कोई सजेशन हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। आपको अगर सब कुछ समझ में आया तो भी कमेंट करना, कुछ समझ में नहीं आया तो भी मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मुझे पता चल सके कि नेक्स्ट टाइम मैं अपने टीचिंग स्टाइल में क्या चेंजेस करूं, ताकि आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से मैं समझा सकूं। अगला चैप्टर होगा हमारा सिलेक्शन इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स। सो दिस इज रोशन कुमार साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।